अब हम एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स है और उसमें हमें डायरेक्शन कोसाइंस बताना है नॉर्मल टू द प्लेन का और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो जो फर्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं z इज इक्वल टू 2, तो हम देख सकते हैं ये 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू 2 के फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो ये 0 0 1 होता है, हम जानते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी फॉर्म में। तो ए बी और सी डायरेक्शन रेशियोज होता है, तो उसे अगर डिवाइड कर देंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएगा। और उसी तरह ये साइड जो डी है, इसे अगर डिवाइड कर देंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियोज है 0 0 1, तो रूट अंडर 0 स्क्वायर 0 ही रहेगा प्लस 0 स्क्वायर 0 प्लस 1 स्क्वायर, तो हमें रूट अंडर 1 स्क्वायर यानी 1 से ही डिवाइड करना है। तो 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट जो 0 है 0 रहेगा, 1 है 1 रहेगा। तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन रेशियोज है यही डायरेक्शन कोसाइंस भी है। तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा 0 0 1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 डी बाई जो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। तो ये भी हम देख सकते हैं 2 के ही बराबर है। अब हम पार्ट बी देखेंगे। तो पार्ट बी में भी हमें सेम काम करना है, यानी डायरेक्शन कोसाइंस बताना है नॉर्मल टू द प्लेन का और डिस्टेंस बताना है उस प्लेन का फ्रॉम द ओरिजिन। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो हम देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन रेशियोज है वो 1 1 1 है, यानी x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट। तो अब अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए तो इस डायरेक्शन रेशियोज को हमें इससे डिवाइड करना होगा, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देख सकते हैं ये रूट 3 के बराबर है, रूट 3। तो अब जो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएगा वो हो जाएगा 1 बाई रूट 3, फिर 1 बाई रूट 3 और 1 बाई रूट 3। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम देख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 के ही बराबर है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे जस्ट p से डिनोट कर देते हैं, p। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 1 बाई रूट 3 के ही बराबर है। पार्ट सी में देख सकते हैं हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन रेशियोज है वो है 2 3 और -1। तो हम दोनों साइड को डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर, इंडिविजुअल सम का स्क्वायर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इससे डिवाइड करते हैं। तो अब अगर हम डिवाइड कर देंगे तो उसके बाद हमें जो दोनों साइड का इक्वेशन होगा उसमें x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट वो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा और इस साइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, देख सकते हैं ये रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो ये रूट 14 है। तो अगर हम दोनों साइड को या फिर डायरेक्शन रेशियोज को और ये जो 5 है कोएफिशिएंट, इसको सबको रूट 14 से डिवाइड कर दें तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा 2 बाई रूट 14, 3 बाई रूट 14 और -1 बाई रूट 14, -1 बाई रूट 14 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 5 बाई रूट 14 के। और अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी डी इक्वेशन देखेंगे। तो इक्वेशन डी में जो इक्वेशन है प्लेन का वो है 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब हम जानते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी के फॉर्म में हम लिखते हैं। तो डी जो होना चाहिए दूसरी सेकंड साइड वो हम डिवाइड करते हैं जब रूट अंडर ए स्क्वायर वैल्यू से, तो वो पॉजिटिव आना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसे हम 5y इज इक्वल टू -8, 5y इज इक्वल टू -8 न लिख करके दूसरी तरफ -5y लिखें, यानी इस तरह से लिखेंगे -5y इज इक्वल टू 8। क्योंकि अब अगर हम रूट अंडर इसके कोएफिशिएंट के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये निगेटिव हो सकता है, डायरेक्शन कोसाइंस निगेटिव हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है। या फिर हम इस तरह लिख सकते हैं कि -y इज इक्वल टू 8/5। तो हम देख सकते हैं y का कोएफिशिएंट -1 है और x और z 0 है, तो 0 का स्क्वायर हम ऐड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट -1 का स्क्वायर ऐड करेंगे। तो रूट अंडर -1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो अब जस्ट हमें 1 से डिवाइड करना है, तो 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस x का कोएफिशिएंट 0 है 0, y का कोएफिशिएंट -1 है और z का 0 है। तो 0 -1 0 यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8/5 यूनिट्स के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में वेक्टर इक्वेशन बताना है एक प्लेन का
विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 7 यूनिट्स है और नॉर्मल टू द वेक्टर है, नॉर्मल 3i कैप, नॉर्मल वेक्टर है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। तो अगर किसी प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हमारे पास है और नॉर्मल टू द प्लेन वेक्टर हमारे पास है और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पता है, तो हम वेक्टर इक्वेशन फॉर्म जानते हैं, आर डॉट एन, एन यहाँ पर यूनिट वेक्टर, एन के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। यहाँ पर हम एम देख सकते हैं, नॉर्मल वेक्टर जो हमारे पास है नॉर्मल टू द प्लेन का वेक्टर, वो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में नहीं है, तो हम यहाँ पर पहले उसे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे और इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, आर डॉट एन इज इक्वल टू टी। तो पहले हम एन के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर हम जानते हैं, एन वेक्टर, किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आप वेक्टर चैप्टर में सीख चुके हैं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी वेक्टर एन डिवाइड बाय उसका मॉड। तो हम मॉड ऑफ एन देख लेते हैं कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ एन रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं बराबर हो जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 36 के, और 25 9 34 और 36 ये रूट 70 के बराबर है, हम देख सकते हैं। तो अब अगर हमें यूनिट वेक्टर लिखना है इस डायरेक्शन में, तो हम लिख सकते हैं एन के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एन, यानी डिवाइडेड बाय रूट 70। तो अब यूनिट वेक्टर पता है एन के डायरेक्शन में, डी पता है 7 यूनिट्स, तो हम वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा इस प्लेन का आर डॉट एन, आर डॉट 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप डिवाइडेड बाई रूट 70 इज इक्वल टू डी, यानी इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कुछ इक्वेशन है प्लेन्स का और हमें उसका कार्टेशियन इक्वेशन बताना है। जो इक्वेशन है वो है आर पोजीशन वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 2। तो ये जो आर पोजीशन वेक्टर है, इसे अगर हम आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के फॉर्म में लिखेंगे, हम जानते हैं आर पोजीशन वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आर कोई भी आर्बिट्ररी पोजीशन वेक्टर है, यानी किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स वाई जेड का पोजीशन वेक्टर है। तो एक्स वाई जेड का पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा। और इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें इस वेक्टर के साथ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के साथ, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप का वैल्यू एक्स वाई जेड है, यहाँ पर 1 1 और -1 है, तो हमें एक्स वाई और जेड के टर्म्स में एक इक्वेशन मिल जाएगा और वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी के फॉर्म का होगा, और वो जस्ट कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा प्लेन का। हम जानते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म है कार्टेशियन इक्वेशन का ऑफ द प्लेन। तो हम देख सकते हैं अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो x इंटू वन प्लस y इंटू वन प्लस z इंटू -1 इज इक्वल टू 2, या फिर इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है कार्टेशियन इक्वेशन का। तो यही कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा प्लेन का। तो अब पार्ट बी में हमारे पास इक्वेशन है आर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इज इक्वल टू 1। तो जस्ट सेम काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किए, आर को रिप्लेस करेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप से और डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप के साथ, और ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो अब हमें कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगा। तो अगर हम देखें तो x इंटू 2 हो जाएगा, जस्ट हम डॉट प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, हम यहाँ पर ये स्टेप रिपीट नहीं कर रहे हैं। x इंटू 2 2x प्लस y इंटू 3 3y प्लस z इंटू -4 यानी -4z इज इक्वल टू 1, ये कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा। और अब अगर हम थर्ड इक्वेशन देखें, थर्ड इक्वेशन है r डॉट और यहाँ पर s माइनस 2t आई कैप s माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस टी जे कैप प्लस 2s प्लस टी के कैप, और ये बराबर हो जाएगा 15 के। देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम
पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं हम यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते हैं और डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये जो आई कैप के साथ है ये एक्स का कोएफिशिएंट बन जाता है, जो जे कैप के साथ है वो वाई का कोएफिशिएंट बन जाता है, क्योंकि हम वाई जे कैप के साथ 3 माइनस टी जे कैप कोएफिशिएंट ले रहे हैं। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एक्स इंटू एस माइनस 2t प्लस वाई इंटू 3 माइनस टी, ये अगर हम r को रिप्लेस कर दिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से और डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं इसके साथ, तो आप चेक कर सकते हैं ये बराबर हो जाएगा। अब हमें बार बार वो स्टेप रिपीट करने की जरूरत नहीं है, डॉट प्रोडक्ट से आप अच्छी तरह कंफर्टेबल हैं। प्लस z इंटू 2s प्लस टी और ये बराबर हो जाएगा 15 के। तो ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास प्लेन का इक्वेशन है और हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। जो फर्स्ट पार्ट में प्लेन का इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0 या फिर इज इक्वल टू 12 भी लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d के फॉर्म में अगर प्लेन का इक्वेशन है तो a b और c डायरेक्शन रेशियोज होता है उसके नॉर्मल का, उसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन है तो उसका डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा 2, 3, 4, यानी 2, 3, 4 इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज है। तो अब हमें ओरिजिन एक पॉइंट पता है x1, y1, z1 जिससे हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं 0, 0, 0 और उसका डायरेक्शन रेशियो पता है 2, 3, 4। तो ये लाइन x माइनस 0 को x लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस 0 या फिर y बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस 0 बाई 4 या फिर z बाई 4। ये लाइन ओरिजिन के थ्रू परपेंडिकुलर हो जाएगी इस प्लेन पर, क्योंकि ये जो नॉर्मल रेशियोज है इसका, ये डायरेक्शन रेशियोज है, ये ऐसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और हमने इस डायरेक्शन रेशियो का ही एक लाइन का इक्वेशन लिखा जो ओरिजिन से पास कर रही है। तो ये अगर कोई भी प्लेन है तो ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर हो जाएगी उस पर। ये लाइन x बाई 2 इज इक्वल टू वाई बाई 3 इज इक्वल टू जेड बाई 4। तो इसे अभी के लिए हम k एज्यूम कर लेते हैं, x बाई 2 वाई बाई 3 जेड बाई 4 जो इक्वल टर्म है इसे कोई भी इंटीजर k एज्यूम कर लेते हैं। और अब हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है, यानी कि अगर हमने ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की इस प्लेन पर, तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पर उस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो इस स्ट्रेट लाइन में हम देख सकते हैं x बाई 2 वाई बाई 3 इज इक्वल टू वाई बाई 3 इज इक्वल टू जेड बाई 4 बराबर है k के। तो हम कोई भी पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर x बाई 2 अगर k के बराबर है तो x 2k के बराबर हो जाएगा, y बाई 3 इज इक्वल टू k तो y 3k और z बाई 4 इज इक्वल टू k तो z 4k। तो कोई भी पॉइंट इस लाइन पर 2k, 3k, 4k फॉर्म का होगा। तो हम देख सकते हैं अगर हम k को 0 पुट कर देते हैं तो हमें ओरिजिन मिल जाएगा जो इस लाइन पर लाई कर रहा है, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन के थ्रू ही पास कर रही है, हमने एज्यूम किया है। तो अगर k 0 पुट कर देते हैं 2k, 3k, 4k मिल जाएगा। तो कोई भी पॉइंट अगर इस फॉर्म का है और अब अगर ये पॉइंट ये इस लाइन पर 2k, 3k, 4k लाई कर रहा है, 0 पुट कर रहे हैं तो ओरिजिन मिल रहा है, लेकिन कोई और वैल्यू पुट करेंगे k के किसी और वैल्यू पर, ये एक पॉइंट इस लाइन पर, ये 2k, 3k, 4k फॉर्म का सभी पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो k के किसी वैल्यू पर ये पॉइंट इस प्लेन पर लाई करेगा और वो वही पॉइंट हो जाएगा जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है प्लेन को ये लाइन, यानी हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हम इस इक्वेशन में, प्लेन के इक्वेशन में इस कोऑर्डिनेट्स को पुट करते हैं तो हमें इस लाइन का इंटरसेक्शन प्लेन के साथ मिल जाएगा 2x प्लस 3y यानी 2 इंटू एक्स 2k प्लस 3 इंटू वाई यानी 3 इंटू 3k प्लस 4 इंटू जेड यानी 4 इंटू 4k, ये बराबर है 12 के। तो हम देख सकते हैं कि 4k प्लस 9k प्लस 16k यानी 29 के 12, तो k हो जाएगा 12 बाई 29। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो 2k, 3k, 4k यानी 24 बाई 29, 36 बाई 29 और 48 बाई 29। सेम इसी तरह से हम रिमेनिंग पार्ट्स में भी बढ़ सकते हैं। जैसे अब कंसेप्चुअली हमें सिमिलर काम करना है पार्ट बी सी डी में भी, जस्ट प्लेन का इक्वेशन चेंज रहेगा। तो सेकंड केस में हम प्लेन का इक्वेशन देख सकते हैं, बी में है 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6, 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। तो अब अगर इसके नॉर्मल का हमें डायरेक्शन रेशियो लिखना है तो हम देख सकते हैं x का कोएफिशिएंट 0 है, तो नॉर्मल रेशियो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 0, 3 और 4। तो हम इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, x
जो x1 y1 z1 पॉइंट है, अगेन हमें थ्रू ओरिजिन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो वो पॉइंट हम 0,0,0 ले लेंगे। तो 0,0,0, तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो हमें चाहिए वो हो जाएगा x माइनस 0। तो हमें जस्ट यहाँ पर माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, x माइनस 0 x ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू y माइनस 0 y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस 0 z डिवाइडेड बाई 4, और इसे हम एज्यूम कर लेते हैं k। तो x 0 इंटू के 0 के बराबर हो जाएगा, y 3k और z 4k। तो हम देख सकते हैं k का वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो इस लाइन का हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जो ओरिजिन है, यानी जिससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। और अब अगर इस लाइन के फॉर्म को, यानी इस पॉइंट को अगर हम सॉल्व करें प्लेन के साथ, तो हमें इस लाइन का प्लेन के साथ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो 3y यानी 3 इंटू 3k प्लस 4z यानी प्लस 4 इंटू 4k इज इक्वल टू 6। लिख सकते हैं 16 प्लस 9 25 k इज इक्वल टू 6, तो k का वैल्यू 6/25 और पॉइंट है 3k 4k फॉर्म का, यानी 18/25 और 24/25, और x कोऑर्डिनेट इस लाइन पे हमेशा 0 रहेगा। तो जब प्लेन से इंटरसेक्ट करेगा यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर का भी x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। अब हमें पार्ट सी और पार्ट डी देखना है इस क्वेश्चन का, जो कि अगेन सिमिलर है। पार्ट सी में जो प्लेन है वो है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। देख सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज 1,1,1 है, और अगर हमें ओरिजिन से लाइन लिखना है तो अब हमें ये सब चीज डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अब जस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। x माइनस 0 यानी x बाई 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 0, या फिर y बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस 0, या फिर z डिवाइड बाई 1। इसे k एज्यूम कर लेते हैं। तो अगेन इस लाइन पर कोई भी पॉइंट x बाई 1 इज इक्वल टू k, यानी x इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू k, z इज इक्वल टू k फॉर्म का होगा। और अगर k का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, हम देख सकते हैं ओरिजिन मिल जाएगा। और अब हमें इस लाइन का इंटरसेक्शन प्लेन के साथ बताना है, क्योंकि वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट k है, k है, k है, तो k का हमें वैल्यू बताना है जिसके लिए ये प्लेन पे लाई करे। तो प्लेन के साथ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 जो प्लेन है। तो 3k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1/3। तो पॉइंट हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स 1/3, 1/3, 1/3। ये k, k फॉर्म का है। तुम देख सकते हैं जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब पार्ट डी में प्लेन का इक्वेशन है 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। जैसे हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम इसे 5y परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमें पॉजिटिव लेना है तो हम 5y इज इक्वल टू -8 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम -5y इज इक्वल टू 8 लिख लें तो ये ज़्यादा सही होगा। और अब हम देख सकते हैं इसका डायरेक्शन रेशियो 0 है, y का -5 है, z 0 है, x का कोएफिशिएंट 0, z का कोएफिशिएंट 0, और हमें पासिंग थ्रू ओरिजिन बताना है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो x माइनस 0 या फिर x बाई 0 इज इक्वल टू y माइनस 0, y डिवाइडेड बाई -5 इज इक्वल टू z माइनस 0, z डिवाइडेड बाई 0। हम एज्यूम कर लेते हैं इसका वैल्यू कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट k। तो हर पॉइंट इस लाइन पर 0 इंटू के 0, -5 इंटू के -5k, और 0 इंटू के 0 इस फॉर्म का हो जाएगा। और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो 5y यानी 5 इंटू -5k प्लस 8 इज इक्वल टू 0, या फिर हम देख सकते हैं -25k इज इक्वल टू -8, या फिर 25k अगर हम इस -25k को इस साइड ले आए तो 8, तो k का वैल्यू मिल गया 8/25, लेकिन कोऑर्डिनेट है 0 -5k, यानी -5 इंटू दिस। तो -5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -40/25 या फिर -8/5 हो जाएगा, और z कोऑर्डिनेट 0, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा ये पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन बताना है प्लेन्स का, जिसके बारे में कंडीशन है हमारे पास। यानी फर्स्ट पार्ट में है कि वो प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट 1, 0, -2, और नॉर्मल टू द प्लेन इज i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप।
तो अब हम वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि हमें एक ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है जिसे प्लेन पास कर रही है। तो अगर ये पॉइंट 1, 0, -2 है तो हम पोजीशन वेक्टर देख सकते हैं आई कैप प्लस 0 जे कैप, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस या फिर लिख देते हैं प्लस 0 जे कैप -2 के कैप। तो हम जानते हैं कि किसी भी प्लेन का पोजीशन वेक्टर, किसी भी प्लेन का वेक्टर इक्वेशन उसके पोजीशन वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर के टर्म्स में हो जाता है r माइनस ए, और ये एक ब्रैकेट में, यूनिट वेक्टर नहीं जस्ट वेक्टर, r माइनस ए वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल वेक्टर के साथ डॉट n इज इक्वल टू 0। तो हम इस फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। r माइनस नॉर्मल वेक्टर है आई कैप -2 के कैप, पोजीशन वेक्टर है आई कैप -2 के कैप, डॉट प्रोडक्ट n जो नॉर्मल वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 0। तो ये वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा इस प्लेन का। और अब अगर इसे हमें ट्रांसलेट करना है इसमें कार्टेशियन इक्वेशन में, तो हम जस्ट r को उसके पोजीशन वेक्टर यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे r के बदले। तो अब हम जस्ट डॉट प्रोडक्ट अगर ले लें यहाँ पर -2k और इसका डॉट प्रोडक्ट, तो इसे जस्ट हमें सॉल्व कर देना है और हमें कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 0। तो एक्स आई कैप -1 आई कैप, तो इसे हम लिख सकते हैं x -1 आई कैप प्लस जे कैप नहीं है तो जस्ट वाई जे कैप माइनस इंटू -2 +2, तो प्लस जेड प्लस 2 के कैप प्लस जेड प्लस 2 के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के साथ हमें लेना है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आई कैप x-1 है, यहाँ आई कैप 1 है, तो जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा x-1 इंटू 1 प्लस उसी तरह यहाँ पे y है जे कैप और यहाँ पे जे कैप की वैल्यू 1 है, तो y इंटू 1 प्लस के कैप z प्लस 2 और के कैप -1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगा प्लेन का। तो अब अगर हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हम देख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। और सेकेंड पार्ट में जो पोजीशन वेक्टर या फिर जिस पॉइंट के थ्रू ये प्लेन पास कर रहा है वो है 1, 4, 6। तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, और नॉर्मल वेक्टर है प्लेन से आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। तो अब वेक्टर इक्वेशन हम लिख सकते हैं r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0, या फिर r माइनस ये वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर जिससे ये प्लेन पास कर रहा है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला देखा, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला रिपीट नहीं कर रहा, जस्ट पिछले पार्ट में देखा, आप किसी पहले देख सकते हैं अगर फॉर्मूला में डाउट है तो r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0, एन ये वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0। तो ये वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा इस प्लेन का आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 0। और अब अगर हमें कार्टेशियन इक्वेशन बताना है इस प्लेन का, तो जस्ट r इस पोजीशन वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से रिप्लेस कर देंगे, प्लस जेड के कैप माइनस इस वेक्टर से माइनस कर रहे हैं आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे इस नॉर्मल वेक्टर के साथ आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप और इज इक्वल टू 0। तो अब अगर हम x पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें तो x आई कैप माइनस आई कैप यानी x -1 आई कैप, और यहाँ पर -4 आएगा बाहर, तो यहाँ y है तो y -4 जे कैप प्लस z के कैप -6 के कैप यानी प्लस z -6 के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप के साथ 0 हो जाएगा, प्लस के कैप इज इक्वल टू 0। तो अब अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई कैप इंटू आई कैप, तो x-1 इंटू 1 x-1 इंटू 1 प्लस y -4
इंटू -2, जे कैप -2 है प्लस z -6 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा प्लेन का। अगर हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो लिख सकते हैं x -2y, आप चेक कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके, ये बराबर हो जाएगा x -2y प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना है पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो उन 3 पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट्स पता है। फर्स्ट पॉइंट है 1, 1, -1, 6, 4, -5 और -4, -2, 3। तो सिमिलर क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स का 2 पार्ट में, यानी ये पार्ट ए है, फिर पार्ट बी में भी हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना है पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। वहां पे 3 पॉइंट अलग अलग है। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, क्योंकि अगर कोलिनियर होगा, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे आएगा तो उसके थ्रू इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास करेगा। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा तभी उसके थ्रू एक यूनिक प्लेन पास कर सकता है। तो अब अगर हम पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक करने का हम लोग बहुत सारा वेज जानते हैं। जो सबसे इजी वे है हम डिटर्मिनेंट में पुट कर देंगे, और अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, -4, -2, 3। तो अब आप डिटर्मिनेंट्स पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर मुझे डिटर्मिनेंट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट आराम से इवेल्युएट कर सकते हैं। 1 इंटू 12 -10, 1 इंटू 12 -10। अगर इसमें जरा सा भी डाउट है आपको डिटर्मिनेंट कैसे इवेल्युएट हो रहा है, तो आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर फिर से देखने की जरूरत है, फिर से सॉल्व करने की जरूरत है। यहाँ पर जस्ट ये सिंपल डिटर्मिनेंट है, 1 इंटू 12 -10 -1 इंटू 18 -20। आप किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं इस रो के अलॉन्ग 1, 1, -1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा। -1, -1 -12 प्लस 16, -12 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 2, -1 इंटू -2 हो जाएगा 2, और 4 इंटू -1 -4। देख सकते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, यानी ये तीनों कोऑर्डिनेट्स किसी एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है 3D प्लेन में, एक्स वाई जेड एक्सिस के स्पेस में, 3D स्पेस में किसी एक लाइन पर लाई कर रहा है। तो अब अगर एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं ये है, एक पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है, तो इन तीनों के पॉइंट्स हम किसी एक प्लेन का इक्वेशन नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है तो इसके थ्रू इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास करेगा, क्योंकि कोई एक स्ट्रेट लाइन बहुत सारे प्लेन में एक साथ आ सकता है। तो अब अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं रहता, कुछ इस तरह से रहता 3 पॉइंट, तब 3 पॉइंट्स के थ्रू एक यूनिक प्लेन पास करता है। तो अब हम पार्ट बी चेक करते हैं। पार्ट बी में जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 1, 1, 0, 1, 2, 1 और -2, 2, -1। तो इस क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1, 1, 0, 1, 2, 1। जस्ट इसी मेथड से डिटर्मिनेंट में पुट कर देंगे, और अगर वैल्यू 0 नहीं आया, नॉन जीरो वैल्यू आया, तब प्लेन ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होगा और हम प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आप अगर इसे इवेल्युएट करें तो हम देख सकते हैं ये हो जाएगा 1 इंटू -2, -4 -1 इंटू -1 प्लस 2 प्लस 0 टाइम्स समथिंग। तो 0 टाइम्स कुछ भी करें 0 ही हो जाएगा। देख सकते हैं ये हो जाएगा -4 और -1 -5। तो देख सकते हैं ये 0 के बराबर नहीं है। तो अब अगर हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 पॉइंट्स है, x1, y1, z1, इसे एज्यूम कर लेते हैं x2, y2, z2, और ये थर्ड पॉइंट है तो x3, y3, z3। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम प्लेन का इक्वेशन सिंपली लिख सकते हैं x माइनस x1, तो x1 यहाँ पर 1 है, y माइनस y1, अगेन y1 भी 1 है, y माइनस 1, और z माइनस z1, तो z1 0 है, z माइनस 0, तो z ही हो जाएगा। और फिर ये डिटर्मिनेंट जस्ट इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला है। अगर हमें 3 पॉइंट्स पता है कि x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, किसी को भी x1, y1, z1 एज्यूम कर सकते हैं, हमने जैसे इस पॉइंट को एज्यूम कर लिया, और उसके बाद जो नेक्स्ट 2 रो होगा वो हो जाएगा x2, जस्ट x के बदले हम x2 का वैल्यू पुट करेंगे इस रो में, और y2 का y के बदले z2, और इसी तरह थर्ड रो में इस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, दिस माइनस दिस माइनस दिस। तो देख सकते हैं 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1, -2 माइनस 1 -3, 2 माइनस 1 1, और -1 -0 -1। तो ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा, कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा इस प्लेन का, जो इस तीनों पॉइंट्स के थ्रू पास कर रहा है। तो अब अगर हमें सिंपली कार्टेशियन इक्वेशन ही चाहिए तो जस्ट इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप एक्सपेंड करके चेक कर सकते हैं कि ये जस्ट डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है कोई इसमें। तो ये
इक्वेशन आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 3z। ये इक्वेशन मिल जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इंटरसेप्ट बताना है कट ऑफ बाय द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5। तो अगर अब हमें इंटरसेप्ट बताना है तो पहले हमें यह देखना होगा कि हम जब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते थे इंटरसेप्ट फॉर्म में तो हम इस तरह से लिखते थे x बाई ए प्लस वाई बाई बी y डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 1, जहां पर a और b x और y इंटरसेप्ट हो जाता था रिस्पेक्टिवली। तो अब अगर हम प्लेन का इक्वेशन इस तरह से इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें लिखना हो तो जस्ट हम एक टर्म और एक्सटेंड कर देंगे, यानी x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू आरएचएस में हमेशा 1 रहना चाहिए, जैसा लाइन के केस में रहता था। तो जब वहां पर a और b x और y इंटरसेप्ट हो जाता था स्ट्रेट लाइन का, उसी तरह यहाँ पर a b और c x y और z इंटरसेप्ट हो जाएगा प्लेन का। तो अब जो ये इक्वेशन हमारे पास है इसे हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसे अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो जस्ट 5 से अगर डिवाइड करें पूरे साइड को तो 2x प्लस 5 प्लस वाई बाई 5 प्लस जेड बाई माइनस 5, ये माइनस जेड बाई 5 है तो माइनस जेड बाई 5 को हम जेड बाई माइनस 5 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। तो अब ये 2x बाई 5 जस्ट कुछ नहीं x बाई 5 बाई 2 है। 5 बाई 2 को अगर हम 2 को न्यूमरेटर में ले जाए तो वो 2x बाई 5 हो जाएगा, यानी ये जस्ट x बाई a के फॉर्म में ये x बाई 5 बाई 2 है प्लस y बाई 5 प्लस z बाई माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c के फॉर्म में इक्वेशन है। तो a b और c रिस्पेक्टिवली x y और z इंटरसेप्ट हो जाएगा, यानी x इंटरसेप्ट 5 बाई 2 हो जाएगा, y इंटरसेप्ट 5 के बराबर हो जाएगा और z इंटरसेप्ट माइनस 5 के बराबर हो जाएगा।